हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पे। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम हिंदी के संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदी जो है वो षष्ठम यानी कि 8वां प्रश्न पत्र है। और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को चलिए शुरू करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, मनुष्य के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है भाव भंगिमाओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संकेतों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बाड़ी द्वारा और चौथा ऑप्शन है इन सभी द्वारा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मनुष्य के भावों विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मनुष्य के भाव की जो है भाव भंगिमाओं द्वारा, संकेतों द्वारा, इन सभी द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। तो इसमें पहला प्रश्न है चिकीर्षु, दूसरा ऑप्शन है यूयुस, तीसरा ऑप्शन है बुभुक्ष और चौथा ऑप्शन है मुमूर्ष। तो आप बस सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। तो आप सभी लोग बताएंगे मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। तो मृत्यु की इच्छा रखने वाले को हम मुमूर्ष कहते हैं। तो इसमें डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह कौन सा है। तो इसमें पहला है आंसर, ऑप्शन है हंस पद, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण विराम, तीसरा ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह और चौथा ऑप्शन है अर्ध विराम। तो आप सभी लोग बताएंगे मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह क्या है। तो मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह जो होता है वो पूर्ण विराम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है रहीमदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है कबीरदास। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है। तो वात्सल्य रस के सम्राट जो है वो सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ बताइए। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है स्वार्थी, दूसरा ऑप्शन है एकमात्र सहारा और तीसरा ऑप्शन है बिना श्रम के फल की प्राप्ति और चौथा ऑप्शन है इच्छा पूर्ण करना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंधे की लकड़ी का मुहावरा अर्थ होता है जो है एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अभिव्यक्ति के उद्देश्य कौन कौन से हैं। आप सभी लोग बताएंगे अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, दूसरा ऑप्शन है बोलने की योग्यता और तीसरा है लिखने की योग्यता और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाषा अभिव्यक्ति की जो उद्देश्य होता है वो जो है सभी होते हैं इनमें से। डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द।
तो आप सभी लोग बताएंगे पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द। तो यह क्वेश्चन जो है वो आरओ और आरओ में भी पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है उपत्यका और दूसरा ऑप्शन है अधित्यका और तीसरा ऑप्शन है स्वाकिया और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पहाड़ के नीचे की भूमि के लिए क्या कहा जाता है। तो इसमें जो है वो बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है। तो आप सभी लोग बताएंगे अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। पहला ऑप्शन है अत्य, दूसरा ऑप्शन है अत, तीसरा ऑप्शन है अति और चौथा ऑप्शन है आ। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अत्यधिक में जो है वो अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कबीर के सूफी गुरु कौन थे। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कबीर के सूफी गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है शेख तकी, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल समद, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौस और चौथा ऑप्शन है रहमान। तो आप सभी लोग बताएंगे कबीर के सूफी गुरु कौन थे। तो कबीर के सूफी गुरु जो है वो शेख तकी थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा का व्याकरण, दूसरा ऑप्शन है भाषा का शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि भाषा अर्जन में कौन सा महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन के लिए जो है वो व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में क्या भूमिका निभाती हैं। तो पहला ऑप्शन है बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, दूसरा ऑप्शन है साधक है, तीसरा ऑप्शन है बाधक है और चौथा ऑप्शन है त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो आप सभी बताएंगे कि पत्र पत्रिकाएं जो है वो भाषा सिखाने में क्या भूमिका निभाती हैं। तो पत्र पत्रिकाएं जो है वो हमारे लिए एक साधक के रूप में काम करती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि भाषा स्वयं में क्या है। तो पहला ऑप्शन है एक विषय मात्र है, दूसरा है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, तीसरा ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है और चौथा ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाषा स्वयं में क्या है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध जो है वो व्यवस्था है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा का प्रयोग। तो भाषा का प्रयोग पहला ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है, दूसरा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, तीसरा ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है और चौथा ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो है भाषा का प्रयोग वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा की पुस्तकें। भाषा की पुस्तकें। तो भाषा की पुस्तकें पहला ऑप्शन है अभ्यास परक ही होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है साधन के रूप में होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है साध्य के रूप में होनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा की जो है पुस्तकें वो होती हैं। तो भाषा की पुस्तकें जो होती हैं वो हमारे लिए एक साधन के रूप में होती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो है वो कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री का प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त कराना, अगला है श्रुतलेख और तीसरा ऑप्शन है लिखित परीक्षा और चौथा ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो है बच्चों की भाषा के आकलन के दृष्टि से जो है वो लिखित परीक्षा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना। अगला होगा अपनी बात को कहना। और तीसरा ऑप्शन होगा दूसरों की बात समझना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे भाषा सीखने का उद्देश्य है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषा सीखने का उद्देश्य जो है वो क्या है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य जो है वो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ही जो है वो भाषा सीखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नायक में संधि है। तो आप सभी लोग बताएंगे नायक में संधि है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व संधि, दूसरा ऑप्शन है अयादि संधि, तीसरा ऑप्शन है यड़ संधि और चौथा ऑप्शन है गुण संधि। तो आप सभी लोग बताएंगे कि नायक में कौन सी संधि है। नायक में जो है वो कौन सी संधि है जहां कहीं पर भी आय, आओ जो है ये सभी शब्द आए या जो है 3 अक्षर का हो तो वहां पर जो है वो अयादि संधि होता है। कौन सी संधि होता है? अयादि संधि। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है धरती और आकाश के बीच का स्थान। तो आप सभी लोग बताएंगे कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को जो है वो क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष, दूसरा ऑप्शन है धरा, तीसरा ऑप्शन है वसुंधरा और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि धरती और आकाश के जो है बीच के स्थान को क्या कहते हैं। तो जो वसुंधरा और पृथ्वी और धरा है ये तीनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। धरती और आकाश के बीच को जो है वो हम अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पवन में संधि है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पवन में कौन सी संधि है। अगला पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है यण संधि, तीसरा ऑप्शन है अयादि संधि और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पवन में कौन सी संधि है। अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पर 3 शब्द हों आए, आओ, यदि आए तो वहाँ पे जो है वो अयादि संधि होती है। तो पवन में कौन सी संधि है? तो पवन में जो है वो अयादि संधि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पंचपात्र के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और दूसरा ऑप्शन है वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र और चौथा ऑप्शन है मिश्र जी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पंचपात्र के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि पंचपात्र के लेखक जो है वो कौन है। तो पंचपात्र के जो लेखक हैं वो श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परिमल काव्य के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है कबीर दास, दूसरा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय और तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप सभी लोग बताएंगे कि परिमल काव्य के रचनाकार जो है वो कौन है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि परिमल काव्य के रचनाकार कौन है। तो परिमल काव्य के रचनाकार जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अंधे के हाथ बटेर लगने का क्या अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन है बेतुका मेल मिलना, दूसरा ऑप्शन है बिना कुछ किए फल की प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार में अस्पष्टता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे का हाथ बटेर लगने का मीनिंग होता है बिना कुछ किए फल की प्राप्ति। तो बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूध का दूध पानी का पानी से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है गुणगान करना, दूसरा ऑप्शन है पीना और तीसरा ऑप्शन है दूर की बातें और चौथा ऑप्शन सच्चा न्याय।
तो आप सभी लोग बताएंगे कि दूध पानी का पानी करने का जो है वो क्या मीनिंग होता है। तो दूध का दूध और पानी का पानी करने का मीनिंग होता है कि सच्चा न्याय देना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आंख का कांटा से क्या तात्पर्य है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि आंख का कांटा से क्या तात्पर्य है। इसमें पहला ऑप्शन होगा गप्पे लगाना, दूसरा ऑप्शन होगा दुश्मन, तीसरा ऑप्शन होगा गलत व्यवहार करना और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंख का कांटा से क्या तात्पर्य है। तो जो है वो आंख के कांटा से तात्पर्य है दुश्मन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खून खौलने से क्या तात्पर्य है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि खून खौलने से जो है वो क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए इज प्यार करना, ऑप्शन बी है गुस्सा आना, ऑप्शन सी है डांटना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे खून खौलने से क्या तात्पर्य है। तो खून खौलने का तात्पर्य होता है गुस्सा आना। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 19 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा राष्ट्रीय पर्व जो है वो क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व जो है वो 15 अगस्त है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दीपावली कब मनाई जाती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि दीपावली जो है वो कब मनाई जाती है। पहला ऑप्शन है माघ के माह में, दूसरा ऑप्शन है सावन माह में, तीसरा ऑप्शन है कार्तिक माह में और चौथा ऑप्शन है फाल्गुन माह में। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन से माह में मनाया जाता है। तो फाल्गुन माह में जो है वो होली मनाया जाता है। होली जो है वो फाल्गुन में होता है। फाल्गुन में क्या होता है होली होता है। और जो है इसमें पूछा दीपावली, तो दीपावली जो है वो कार्तिक माह में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गांधी जयंती मनाई जाती है। तो आप सभी लोग बताएंगे गांधी जयंती जो है वो कब मनाई जाती है। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, दूसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, तीसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं कि किसकी विधा है। तो आप सभी लोग बताएंगे क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। पहला ऑप्शन है संस्मरण, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है आत्मकथा और चौथा ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं में कौन सी विधा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वह एक आत्मकथा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। तो पहला ऑप्शन है मंगलसूत्र, दूसरा ऑप्शन है करबला, तीसरा ऑप्शन है रंगभूमि और चौथा ऑप्शन है कर्मभूमि। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है। तो जो कि वह अधूरी रह गई थी वह तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है मंगल सूत्र। यह उनकी रचना अधूरी रह गई थी। अगला प्रश्न है घड़िसाज शब्द है। तो बताएंगे कि घड़िसाज शब्द जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है देशज शब्द है, दूसरा ऑप्शन है शंकर शब्द है, तीसरा ऑप्शन है विकारी शब्द है और चौथा ऑप्शन है रूढ़ शब्द है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि घड़िसाज शब्द जो है वो क्या है। तो घड़िसाज शब्द जो है वो एक देशज शब्द है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है रसाल पर्यायवाची शब्द है। तो आप सभी लोग बताएंगे रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो रसाल पहला ऑप्शन है कोयल का, दूसरा ऑप्शन है पान का, तीसरा ऑप्शन है आम का और चौथा ऑप्शन है सगा भाई का। तो रसाल का पर्यायवाची जो होता है वो आम होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ बताइए।
तो आप सभी लोग बताएंगे जिसका जन्म पहले हुआ हो। इसमें पहला ऑप्शन होगा अनुज, दूसरा ऑप्शन होगा अग्रज, और तीसरा ऑप्शन होगा भ्राता, और चौथा ऑप्शन होगा पितामह। तो आप सभी लोग बताएंगे जिसका जो है जन्म पहले हुआ हो इसे क्या कहते हैं। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम अग्रज कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो आप सभी लोग बताएंगे मुहावरे का अर्थ। लोकोक्ति का आप सभी लोग अर्थ बताएंगे कि आँख का अंधा नाम जो है वो नयन सुख। तो इसमें पहला ऑप्शन है अप्रत्याशित लाभ होना, दूसरा ऑप्शन है अनायास सम्मान, तीसरा ऑप्शन है आत्म प्रशंसा करना, और चौथा ऑप्शन है जो है गुण के विरुद्ध नाम होना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो सही होगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो इसका मतलब होगा गुण के विरुद्ध जो है वो नाम होना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पूरी तरह से मना कर देना। इस मुहावरे का जो है अर्थ बताइए। पूरी तरह से मना कर देना, इसका मीनिंग होता है पहला ऑप्शन है अंगूठा दिखाना, दूसरा ऑप्शन है अंधे की लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है अक्ल का दुश्मन, और चौथा ऑप्शन है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो पूरी तरह से मना कर देना का मीनिंग होता है जो है वो अंगूठा दिखाना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन कबीरदास, और चौथा ऑप्शन है सूरदास। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता जो है वो कबीरदास जी हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मुंशी प्रेमचंद की कृति जो है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है सेवा सदन, दूसरा ऑप्शन निर्मला, तीसरा ऑप्शन है कर्मभूमि, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति जो है वो कौन सी है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो आप सभी लोग बताएंगे कि बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। पहला ऑप्शन है भक्ति काव्य धारा के, दूसरा ऑप्शन है रीतिकाल के, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक काल के, और चौथा ऑप्शन है प्राचीन काल के। तो आप सभी लोग बताएंगे कि बिहारी जो है वो सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो इसमें जो है बिहारी जो है वो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भिक्षुक में प्रत्यय है। तो आप सभी लोग बताएंगे भिक्षुक में प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो है होते क्या है। जो बाद में लगते हैं उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले लगते हैं शब्द में उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है उक, दूसरा ऑप्शन है इक, और चौथा ऑप्शन है अक और उद। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। भिक्षुक, तो यहाँ पे जो है वो उक प्रत्यय है, उक प्रत्यय है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लघु शब्द का विपरीतार्थक होगा। तो लघु शब्द का विपरीतार्थक बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा। पहला ऑप्शन है महान, दूसरा ऑप्शन है विशाल, तीसरा ऑप्शन दीर्घ, और चौथा ऑप्शन है उत्तम। तो इसमें पूछा गया लघु का विलोम। लघु का विलोम जो होता है वो होता है दीर्घ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पूरब और उत्तर के बीच दिशा को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पूरब और उत्तर दिशा को क्या कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है वातायन, दूसरा ऑप्शन है ईशान, और तीसरा ऑप्शन है वायव्य, और चौथा ऑप्शन है क्षितिज। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को जो है वो हम ईशान कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ओठ का तत्सम शब्द क्या होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ओठ का तत्सम क्या होगा। पहला ऑप्शन है घृत, दूसरा ऑप्शन है घट, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ, और चौथा ऑप्शन है अंगुली। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ओठ का तत्सम क्या होगा। तो ओठ का तत्सम जो है वो ओष्ठ होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पत्थर का पर्यायवाची
तो आप सभी लोग बताएंगे कि पत्थर का पर्यायवाची होगा। इसमें पहला ऑप्शन है शिलाखंड, दूसरा ऑप्शन है गिर, तीसरा ऑप्शन चोटी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पत्थर का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। तो पत्थर का पर्यायवाची जो है वो शिलाखंड होगा। गिर का मतलब होता है जो है वो पर्वत होता है, और चोटी का मतलब भी पर्वत होता है। तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजा का पर्यायवाची है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि राजा का पर्यायवाची जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा ऑप्शन है नृप, और तीसरा ऑप्शन है किसान, चौथा ऑप्शन है मंत्री। तो आप सभी लोग बताएंगे कि राजा का पर्यायवाची जो है वो क्या होता है। तो राजा का पर्यायवाची जो है वो नृप होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रचना का अर्थ है। पहला ऑप्शन है निर्माण, दूसरा ऑप्शन है सजाना, तीसरा ऑप्शन है नवसृष्ट, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। रचना का अर्थ होता है, तो रचना का अर्थ आप सभी लोग बताएंगे क्या होता है। तो रचना का अर्थ जो होता है वो ये सभी होता है। सजाना भी होता है, रचना मीन निर्माण करना, और नव सृष्टि भी होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी। पहला ऑप्शन है त्याज, दूसरा ऑप्शन है तयाजय, और तीसरा ऑप्शन है त्याज्य, और चौथा ऑप्शन है त्याज्य। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो है वो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन है 2। तो आप सभी लोग बताएंगे रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के जो है वो 3 भेद होते हैं। पहला है सरल क्रिया, पहला जो है वो है सरल क्रिया, और दूसरा जो है वो संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, और तीसरा जो है वो मिश्र क्रिया। तीसरा जो है वो मिश्र क्रिया। ये जो है 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है गुफा का तत्सम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है घर, दूसरा ऑप्शन है गुहा, तीसरा ऑप्शन है चढ़क, और चौथा ऑप्शन है यम। तो आप सभी लोग बताएंगे गुफा का तत्सम जो है क्या होता है। तो गुफा का तत्सम जो है वो गुहा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मामा का तत्सम शब्द क्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मामा का तत्सम शब्द जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है मामू, दूसरा ऑप्शन है भ्राता, और तीसरा ऑप्शन है चच्चा, और चौथा ऑप्शन है मातुल। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मामा का तत्सम शब्द जो है वो क्या होता है। तो मामा का तत्सम जो शब्द जो होता है वो मातुल होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अतल का विलोम। अचल का विलोम जो है वो क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन है सचल, दूसरा ऑप्शन है निश्चल, और तीसरा ऑप्शन है कुचल, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अचल का जो है वो विलोम क्या होता है। तो अचल का विलोम जो है वो सचल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जंगम का विलोम क्या है। तो पहला ऑप्शन है संगम, दूसरा ऑप्शन है सत्संग, तीसरा ऑप्शन है स्थावर, और चौथा ऑप्शन है व्यावर। तो आप सभी लोग बताएंगे जंगम का विलोम क्या होता है। तो जंगम का विलोम जो है वो स्थावर होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो आप सभी लोग बताएंगे एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान, दूसरा ऑप्शन है किसी की कमाई खाए कोई दूसरा, चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है जरूरत ज़्यादा वस्तुएं जो है वो कम, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ, तो एक बीमार 100 बीमार जो होते हैं उसका लोकोक्ति का अर्थ जो होता है वो जरूरत ज़्यादा वस्तुएं कम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ। तो आप सभी लोग बताएंगे कि हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ जो है क्या होता है। पहला ऑप्शन है हाथ साबुन से धोना, दूसरा ऑप्शन है हाथ कपड़े से रगड़ कर पोंछना, तीसरा ऑप्शन है सदा एक सी दशा में न रहना, और चौथा ऑप्शन है वस्तु चुरा लेना। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वस्तु चुरा लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। इसमें पहला ऑप्शन होगा ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन होगा उर्दू, तीसरा ऑप्शन होगा खड़ी बोली, और चौथा ऑप्शन होगा हिंदुस्तानी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मानक हिंदी का जो है मूल आधार कौन सा है। तो मानक हिंदी का मूल आधार जो है वो खड़ी बोली है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सी पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है भारती, दूसरा ऑप्शन है बीड़ा पहाड़ी, और तीसरा ऑप्शन है शारदा, चौथा ऑप्शन है भार्गवी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भार्गवी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि परशुराम के प्रतीक्षा के रचनाकार कौन से हैं। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो परशुराम की प्रतीक्षा के जो रचनाकार हैं वो जो है रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि प्रत्येक शब्द में कौन सी उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन है प्र, दूसरा ऑप्शन है प्रत्य, तीसरा ऑप्शन है प्रत्य, और चौथा ऑप्शन एक। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है प्रति, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें पहला ऑप्शन है ज्येष्ठ, दूसरा है ज्येष्ठ, तीसरा ऑप्शन है जेठ, और चौथा ऑप्शन है ज्येष्ठ। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से जो है ये डी इज राइट आंसर, ज्येष्ठ। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द हिंदी से ज्यों का त्यों प्रयुक्त हुए हैं उसे हम जो है तत्सम कहते हैं। बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी हमने बताया था कि 4 होती हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो इसमें जो है यहाँ री जो है वो नहीं होता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे वो क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है तद्भव, दूसरा ऑप्शन तत्सम, तीसरा ऑप्शन है देशज, और चौथा ऑप्शन है विदेशज। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में बोले जाते हैं। तो ये जो है वो तद्भव कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे इनमें कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। पहला ऑप्शन है थलुआ क्लब, दूसरा ऑप्शन है निहार, तीसरा ऑप्शन है नीरजा, और चौथा ऑप्शन है गिल्लू। तो आप सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन महादेवी वर्मा का नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। तो आप सभी लोग बताएंगे पूरी तरह से मना कर देना। तो पूरी तरह से पहला ऑप्शन है अंधे की लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है दुश्मन का अक्ल होना, और तीसरा ऑप्शन है अंगूठा दिखाना, और चौथा ऑप्शन है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पूरी तरह से मना कर देना यानी कि अंगूठा दिखाना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मधुशाला के रचयिता हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मधुशाला के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला के रचयिता जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण अंग है। तो आप सभी लोग बताएंगे अध्यापन अधिगम का महत्व प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है मापन, तीसरा ऑप्शन है छात्र, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक। तो जो है महत्वपूर्ण अंग जो है वो छात्र होता है, यदि छात्र नहीं रहेगा तो कुछ भी कोई भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो पहला सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन में समास होते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में जो है वो अव्ययी भाव समास होता है, जहाँ कहीं पर भी उपसर्ग हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर में जो है वो समास है। तो आप सभी लोग बताएंगे पीताम्बर में जो है कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, और तीसरा ऑप्शन द्विगु समास, चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो आप सभी लोग बताएंगे पीताम्बर में कौन सा समास होता है। तो पीताम्बर में जो होता है वो कर्मधारय समास भी होता है, बहुब्रीहि समास भी होता है, लेकिन जहाँ पर दोनों ऑप्शन रहेगा तो हम वरीयता देंगे बहुब्रीहि समास को, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है पंचवटी में समास है। तो जहाँ पर कोई भी गिनती हो वहाँ पे हमेशा जो है वो द्विगु समास होता है। द्विगु समास कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कामायनी के रचनाकार हैं। आप सभी लोग बताएंगे कामायनी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मीराबाई, तीसरा ऑप्शन है कबीर दास, और चौथा ऑप्शन है रसखान। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कामायनी के रचनाकार जो है वो कौन है। तो कामायनी के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मनुष्यता में है। तो इसमें बताएंगे कि मनुष्यता में जो है वो कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन है जातिवाचक, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे मनुष्यता में जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो मनुष्यता में जो है वो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पर्वत है। तो आप सभी लोग बताएंगे पर्वत जो है वो क्या है। पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक, और चौथा है कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जातिवाचक वे शब्द होते हैं जहाँ उन्हीं के जैसे जो है वो अनेक होते हैं, वे जो है जातिवाचक होते हैं। जिनके जैसा कोई ना हो वो व्यक्तिवाचक होते हैं। और भाववाचक जिसे हम अनुभव कर सके वो जो है भाववाचक होता है। तो इसमें पर्वत जो है अनेक होते हैं। अगर यहाँ पर हिमालय आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता। यहाँ पर्वत जो है तो पर्वत सारे बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो यहाँ पे जो हो गया वो जातिवाचक होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला होगा वायु का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है पवन, तीसरा ऑप्शन है अनिल, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये जो है तीनों जो है ये वायु की पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तड़ी का तरड़ी का पर्यायवाची है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि तरड़ी का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है नौका, दूसरा ऑप्शन नदी, तीसरा ऑप्शन है निडर, और चौथा ऑप्शन है नारी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरड़ी का पर्यायवाची शब्द जो है वो नौका होता है,
अगला प्रश्न है तरनी का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन नदी, दूसरा ऑप्शन नौका, तीसरा ऑप्शन है दर्जा और चौथा ऑप्शन है दिन। तो आप सभी लोग बताएंगे कि तरनी का पर्यायवाची है। तो तरनी का पर्यायवाची जो है वो नदी होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भित्ति का पर्यायवाची है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भित्ति का पर्यायवाची वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है दिन, दूसरा ऑप्शन है दीवार, तीसरा ऑप्शन है दर्द और चौथा ऑप्शन है दुख। तो जो है भित्ति का पर्यायवाची जो है वो दीवार होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देवेंद्र में संधि है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि देवेंद्र में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है यड़ संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि और चौथा ऑप्शन है अयादि संधि। तो आप सभी लोग बताएंगे कि देवेंद्र में कौन सी संधि है। यदि आपको संधि को विस्तार में जानना हो तो हमारी चैनल टारगेट विथ आरबी पे संधि के बारे में पढ़ाया हूँ, उसको जाके आप पढ़ सकते हैं। तो जहाँ पर एक मात्रा हो वहाँ जो है हमेशा गुण संधि होता है, और जहाँ पर दो मात्राएं हो वहाँ पे तोड़ने पे वहाँ पे जो है वो वृद्धि संधि होता है। और जहाँ पे या रा ला वा में कोई आधा अक्षर लगा हो तो वहाँ पे जो है वो यड़ संधि होता है। बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया गया है, जो कि 10 एक मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम सभी संधि को कंप्लीट पढ़ाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 9 2 11 होना का अर्थ बताइए। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है जोड़ देना, दूसरा ऑप्शन है भाग जाना, तीसरा ऑप्शन है गणितज्ञ होना और चौथा ऑप्शन है विज्ञान का जानकार होना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है बाहर जाना, दूसरा ऑप्शन है अंदर आना, तीसरा ऑप्शन है बाह्य दिखावा करना और चौथा ऑप्शन है हार जाना। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ होता है। तो अर्थ होता है बाह्य जो है दिखावा करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आंख दिखाना का अर्थ क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन है डांटना, दूसरा ऑप्शन है प्रेम करना, तीसरा ऑप्शन है आंख का इलाज करना और चौथा ऑप्शन है सही सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे आंख दिखाना का अर्थ क्या होता है। तो आंख दिखाना का अर्थ जो है वो डांटना होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मनो हवा के बेग से बहता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो अलंकार पूछा गया है। तो आप सभी लोग बताएंगे उस काल के मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से बहता हुआ सागर सा जगा। तो आप सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सी अलंकार होगा। तो जहाँ पर भी मनः जनः जस ये शब्द आ जाए तो वहाँ पर हमेशा जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा कहाँ पर है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुख चंद्र के समान है में अलंकार। तो इसमें पहला ऑप्शन है रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन श्लेष अलंकार और चौथा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जहाँ किसी का किसी के साथ जो है समानता दिखाई जाए, किसी का किसी जैसे मुख चंद्रमा के जो है वो समान है, यहाँ पे समानता दिखाई जा रही है। तो जहाँ कहीं भी किसी के साथ समानता दिखाई जाए वहाँ पे हमेशा उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में अलंकार है। तो आप सभी लोग बताएंगे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, दूसरा ऑप्शन है यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन है श्लेष अलंकार और चौथा ऑप्शन है रूपक अलंकार। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है वो कई बार हो, तो वहाँ पे जो है हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
स्वागतम का संधि विच्छेद करिए। पहला है सुधन अगतम, दूसरा है स्वाधन आगतम, तीसरा है सुधनतम और चौथा है सुधन आगतम। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सुधन आगतम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निश्चल का संधि विच्छेद है। तो आप सभी लोग बताएंगे निश्चल का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है निधन छल, दूसरा ऑप्शन है निधन सछल और तीसरा ऑप्शन है निधन चल और चौथा ऑप्शन है सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो निश्चल का संधि विच्छेद जो है वो निधन छल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यथाशक्ति में समास है। तो अभी हमने बताया आपकी जहाँ कहीं पर भी उपसर्ग आए वहाँ पे जो है वो जो है अव्ययीभाव समास आता है। तो यहाँ पे यथा धन शक्ति, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और जो है जहाँ कहीं पर भी गिनती आए वहाँ पे जो है वो द्विगु समास होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला है। तो आप सभी लोग बताएंगे काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा ऑप्शन है क्रिया, तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे काला का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे काला जो है वो विशेषण होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो उसे हम क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा ऑप्शन है क्रिया और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम जो है वो क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है। तो आप सभी लोग बताएंगे अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा ऑप्शन है मत, तीसरा ऑप्शन है बोलो और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे क्रिया विशेषण इसमें क्या होगा। तो अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण जो है वो होगा अधिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निपात है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है जी, तीसरा ऑप्शन है मत, खबरदार और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि निपात कौन कौन से इसमें हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये तीनों जो है वो निपात के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तत्सम है। तो आप सभी लोग बताएंगे तत्सम कौन सा है। पहला ऑप्शन है आत्र, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है उत्तिष्ठ और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें आप बताएंगे आप सभी लोग कौन कौन सा तत्सम होगा। तो इसमें जो है तीनों जो है वो एक तत्सम है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जलद का पर्यायवाची है। तो आप सभी लोग बताएंगे जलद का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है बादल, दूसरा ऑप्शन है कमल, तीसरा ऑप्शन है बसंत और चौथा ऑप्शन है पक्षी। तो इसमें जो है बादल, जलद का जो है वो पर्यायवाची होता है बादल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वसुंधरा का पर्यायवाची है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वसुंधरा का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है फूल और चौथा ऑप्शन है बंधन। तो वसुंधरा का पर्यायवाची जो है वो पृथ्वी होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देश प्रेम में समास है। तो आप सभी लोग बताएंगे देश प्रेम में जो है वो कौन सा समास होगा। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास और तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देश प्रेम जहाँ कहीं पर भी जो है वो कारक का लोप हो वहाँ पे हमेशा जो है वो तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है दशानन में समास है। तो आप सभी लोग बताएंगे दशानन में कौन सा समास है। पहला को है ऑप्शन की कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास और तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और चौथा है द्वंद्व समास। तो आप सभी लोग बताएंगे दशानन में कौन सा समास है। तो जिस शब्द को पढ़ने पे अर्थ जो है
अलग दूसरा निकले वहाँ पे हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो आप सभी लोग बताएंगे जो है वो आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। पहला ऑप्शन है परमात्मा, दूसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भर, तीसरा ऑप्शन है आत्मसम्मान और चौथा ऑप्शन है आत्मीय। तो आप सभी लोग बताएंगे कि आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं होता है। तो उपसर्ग यानी कि जो पहले आए आत्मा शब्द वो जो है आत्मा शब्द का उपसर्ग नहीं जिसमें पहले ना, तो परमात्मा, परमात्मा जो है इसमें जो है वो उपसर्ग आत्मा का उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है भीति का पर्यायवाची है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भीत का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है। पहला ऑप्शन है डर, दूसरा ऑप्शन है दीवार, तीसरा ऑप्शन है डाकू और चौथा ऑप्शन है ठग। तो आप सभी लोग बताएंगे जो है भीत का पर्यायवाची है। तो इसमें जो है भीत का पर्यायवाची जो है वो दीवार होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तालाब का पर्यायवाची है। तो आप सभी लोग बताएंगे तालाब का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है तड़ाग, तीसरा ऑप्शन जलाशय, चौथा ऑप्शन है पुष्कर और चौथा ऑप्शन है सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तालाब का पर्यायवाची जो है वो तड़ाग माने भी जो है वो तालाब होता है और जलाशय मीन्स भी तालाब होता है और पुष्कर मीन्स भी तालाब ही होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जागरण का विलोम है। तो आप सभी लोग बताएंगे जागरण का विलोम जो है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन निद्रा, दूसरा ऑप्शन है जुड़ाना और तीसरा ऑप्शन है धीमा और चौथा ऑप्शन है विनम्र। तो आप सभी लोग बताएंगे कि जो है वो जागरण का विलोम क्या होता है। तो जागरण का विलोम जो है वो निद्रा होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है तिमिर का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है ज्योति, दूसरा ऑप्शन है अंधकार, तीसरा ऑप्शन है दानव और चौथा ऑप्शन है मानव। तो तिमिर का जो होता है तिमिर मीन्स होता है अंधकार, इसमें विलोम उल्टा पूछा गया है तो इसका होगा ज्योति प्रकाश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नवग्रह में समास है। तो आप सभी लोग बताएंगे नवग्रह में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है जो है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो आप सभी लोग बताएंगे कि नवग्रह में कौन सा समास है। तो जिसमें गिनती हो उसमें जो है वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी के रचनाकार हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि उर्वशी के रचनाकार जो है कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है कबीर दास और चौथा ऑप्शन है रसखान। तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे चिंतामणि के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है मीराबाई, तीसरा ऑप्शन है कबीर दास और चौथा ऑप्शन है रसखान। तो आप सभी लोग बताएंगे चिंतामणि के रचनाकार जो है कौन है। तो चिंतामणि के रचनाकार जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है गोदान के रचनाकार हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे गोदान के रचनाकार वो जो है क्या है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है कबीर दास और चौथा ऑप्शन है रसखान। तो गोदान के जो रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देश विदेश में समास है। तो आप सभी लोग बताएंगे देश विदेश में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। तो आप सभी लोग बताएंगे कि देश और विदेश में कौन सा समास है। तो जहाँ बीच में भी कहीं पर भी योजक चिन्ह आए यानी कि या विलोम आए तो वहाँ पे जो हमेशा द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला ऑप्शन है करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा ऑप्शन होता है हास, तीसरा ऑप्शन शोक, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माता पिता में समास है।
तो आप सभी लोग बताएंगे माता पिता में कौन सा समास है। तो अभी हमने बताया जहाँ पर भी योजक चिन्ह आए या विलोम शब्द आए वहाँ पे हमेशा जो है वो द्वंद्व समास होता है, और जहाँ पर पहली गिनती आए वहाँ पे जो है वो द्विगु समास होता है, और जहाँ पर किसी कारक का लोप होता है वहाँ हमेशा तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अचरज शब्द का तत्सम है। तो आप सभी लोग बताएंगे अचरज शब्द का तत्सम है। पहला ऑप्शन है आश्चर्य, दूसरा ऑप्शन है आश्चर्य, तीसरा ऑप्शन है आश्चर्य और चौथा ऑप्शन है आशाचर्य। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अचरज शब्द का तत्सम जो है वो आश्चर्य है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तपस्वी का तद्भव रूप। तो आप सभी लोग बताएंगे तपस्वी का तद्भव रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है तापसी, दूसरा ऑप्शन है तपसी, तीसरा ऑप्शन है तपासी और चौथा ऑप्शन है तपस्वी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तपस्वी का जो है तद्भव वो तापसी होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सूरदास की रचना है। तो आप सभी लोग बताएंगे सूरदास की रचना क्या है। पहला ऑप्शन है साहित्य लहरी, दूसरा ऑप्शन है प्रेम वाटिका, तीसरा ऑप्शन है दोहावली और चौथा ऑप्शन है झरना। तो आप सभी लोग बताएंगे कि सूरदास की रचना क्या है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि सूरदास की रचना क्या है। तो सूरदास की रचना जो है वो साहित्य लहरी है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। तो आप सभी लोग बताएंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किस तरह किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है वर्णमाला के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लेखन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वार्तालाप के द्वारा, चौथा ऑप्शन सुलेख के द्वारा। तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा का विकास जो है वो वर्णमाला के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है रात्रि का जो है पर्याय नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे रात्रि का पर्याय नहीं है। यामिनी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन विभावरी, तीसरा ऑप्शन रैन और चौथा ऑप्शन है सौदामिनी। तो ये तीनों का मीनिंग जो होता है वो रात्रि होता है, जो है नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी साथी हैं उनके पास हमारी वीडियो अधिक से अधिक पहुंचाइए, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।